और अब बात करते हैं हरिद्वार में हुए गैंग वॉर के साइड इफेक्ट की। विधायक के ऑफिस में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले पूर्व विधायक के सभी असलहों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की फायरिंग की इन तस्वीरों को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब वे 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। प्रशासन ने अब उनके परिवार के नाम पर जारी 9 असलहों को भी सस्पेंड कर दिया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने फायरिंग वगैरह की थी, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए। तो उसमें वाद दर्ज कर लिया गया न्यायालय में 17 आर्म्स एक्ट में, और उनका, उनकी पत्नी का, उनके बेटे का कुल 9 शस्त्र हैं, जिनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और उनको कारणवश नोटिस जारी किया गया। खानपुर विधायक उमेश कुमार को भी कोर्ट में सीजीएम पेश किया गया, जहां उन्हें कई हिदायतों के साथ जमानत मिल गई। और अब बात बिहार के गैंग वॉर की, जहां पर एसटीएफ समेत कई थानों की पुलिस कुख्यात गैंगस्टर मोनू की तलाश कर रही है। मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस की दबिश तेज हो गई है। इस मामले में 6 थानों की पुलिस और एसटीएफ ने रविवार की रात कई इलाकों में छापेमारी की। साथ ही साथ हम लोग माननीय न्यायालय से भी शीघ्र इनके विरुद्ध वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। गोलीकांड मामले में सोनू की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अनंत सिंह ने सरेंडर भी कर दिया है। दावा किया है कि मोकामा गोलीकांड में फायरिंग के दौरान AK-47 का इस्तेमाल किया गया था और पुलिस इसके सबूत तलाश कर रही है। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए। बुराड़ी इलाके में इमारत गिरने से हादसा हुआ, सभी घायल बुराड़ी के अस्पताल में भर्ती। तो दिल्ली की घटना जहां पर यह इमारत गिरी है और जो जानकारी मिल रही है कि मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल बताया जा रहा है। बुराड़ी इलाके में इमारत गिरने से यह हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत थी ये, जो यहां पर धराशायी हो गई। तो ये जो हादसा हुआ है, अभी भी घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हो गया। इमारत का निर्माण चल रहा था, क्या सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां पर थे नहीं, ये गंभीर सवाल उठा है। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 6 मजदूर इसके नीचे दब गए। मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं इस हादसे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर चौंका देने वाला आरोप लगाया। यमुना में अमोनिया की ज्यादा मात्रा को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया। दिल्ली जल बोर्ड ने समय रहते साजिश को नाकाम कर दिया, बड़े अनहोनी से दिल्ली को बचा लिया। वहीं केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केजरीवाल के इन आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक बताया। शिल्पा शिंदे ने पत्र में कहा कि इस प्रकार के झूठे बयान दिल्ली वासियों में डर फैलाने का काम करते हैं और साथ ही ये राज्यों के बीच संबंधों पर नकारात्मक असर डालते हैं। वहीं हरियाणा सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ सकती है।
हरियाणा के सीएम केजरीवाल पर मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग से भी केजरीवाल की शिकायत की। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। पिछले एक साल से वृंदावन के घाटों के बीच क्रूज के संचालन का नाविकों द्वारा विरोध किया जा रहा है और एक बार फिर यह विरोध जोर पकड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्रूज के साथ स्पीड बोट चलाने और विरोध करने पर नाविकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पर नाविकों ने केशी घाट पर महापंचायत की। कांग्रेस नेताओं ने नाविकों की मांगों का समर्थन किया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं घाट पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को नाविकों ने ज्ञापन दिया है। नाविकों का कहना है कि क्रूज का संचालन मथुरा वृंदावन के बीच प्रस्तावित था, लेकिन क्रूज का संचालन वृंदावन के घाटों के बीच हो रहा है। जब यमुना का जलस्तर कम होने पर क्रूज का संचालन नहीं हो पा रहा है तो स्पीड बोट घाटों पर चलाई जा रही है। इससे निषाद समाज के 1000 नाविकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। रोजगार छीनने का विरोध करने पर नाविकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर उनका दमन किया जा रहा है। नाविकों ने प्रशासन से मांग की है कि क्रूज और स्पीड बोट का संचालन बंद किया जाए। उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया समाधान यही होगा कि इस क्रूज को बंद कर दिया जाए, जिससे कि ये लोग अपना रोजी रोटी का संचालन और पर्यटन को ये भी तो बढ़ावा दे रहे हैं। नाव में भी तो पर्यटक जाते ही हैं और नाव में ज्यादा लोग आनंद लेते हैं बनिस्बत क्रूज के। पश्चिम बंगाल के मालदा से एक बार फिर से बम बरामद किया गया, जिससे हड़कंप मच गया। यह बम वैष्णव नगर थाना क्षेत्र के बामनपारा से बरामद हुआ है। सीआईडी का बम दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमों को निष्क्रिय कर दिया। इस दौरान एक बम को ब्लास्ट भी किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बम ताजा बनाए गए थे। 2 जिंदा बम बरामद किए गए। दरअसल बीएसएफ कैंप से सटे मैदान में फूलों का मेला लगा था। रात को जब कुछ लोग मेले से निकलकर मैदान की तरफ गए तो 2 गेंदे जैसी चीजें दिखाई थी। इस दौरान लोगों को शक हुआ और उन्होंने मेला कमेटी को संदिग्ध चीज पड़े होने पर जानकारी दी। मेला समिति के आयोजकों ने बिना देर किए वैष्णव नगर पुलिस स्टेशन को इसके बारे में सूचित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसका बीजेपी ने तुरंत जवाब भी दे दिया। संगम से आई इन तस्वीरों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खफा हो गए। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। हालांकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोगों की आस्था बताते हुए अपने बयान पर सफाई दी और माफी भी मांगी। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ। खड़गे ने भले ही लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए माफी मांग ली, लेकिन उनके इस बयान से साधु संत भी आहत हुए और उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। 10 वर्षों से सत्ता से दूरी के कारण देश को लूटने का जो मौका नहीं मिला, कृपया उसे धर्म पर मत थोपें, अपने आचरण को देखें। इस गंगा में नहाने के लिए कह रहे हैं, उनको पहले ये सोचना होगा, क्योंकि यहाँ देश काल के विभिन्न तरह के नानत्व का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों का मानसिक गंगाओं का यहाँ मिलन होता है। अगर उस आधार पे अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो हमारे ज्ञान और हमारे जो ऋषि परंपरा का जो देश है उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। और वहीं महाकुंभ में कल सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई। हालांकि इसमें 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य शामिल नहीं हुए। हम सभी महाकुंभ क्षेत्र में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया। बड़ी संख्या में साधु संत और धर्म गुरु शामिल हुए। आप देख सकते हैं मंच पर सभी साधु संत विराजमान हैं और उसके अलावा इस धर्म संसद में एक बड़ी संख्या में यहाँ आपको श्रद्धालु भी दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में
काफ़ी बड़ी संख्या है यहाँ पे जो श्रद्धालुओं को जो इस धर्म संसद में आए हुए हैं और यहाँ सनातन बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा की जा रही है। हर कोई काफ़ी उत्साहित है। धर्म संसद में सरकार से वर्शिप एक्ट खत्म करने और सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। यहाँ पवित्र संगम में अमित शाह की डुबकी को लेकर दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भी नाराजगी दिखी। तुम यार हमारी गंगा के पीछे क्यों पड़े हो? तुम कह दो जरा, नमाज पढ़ने से गरीबी दूर नहीं होगी, कहो। तुम कहो कि वक्फ बोर्ड बनाने से गरीबी दूर नहीं होगी, कहो। जब देखो हम पे चढ़ाई कर देते हो फिर कहते हैं बीजेपी के लोग हैं। और आपको एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं जहां कोल्डप्ले के मशहूर सिंगर क्रिस मार्टिन भी संगम पहुंचे। रॉक बैंड कोल्डप्ले के को-फाउंडर और सिंगर क्रिस मार्टिन प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अमेरिकी एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन भी नजर आई। क्रिस और डकोटा को एक कार में बैठे देखा गया। वे भगवा रंग की ड्रेस पहने हुए थे और काफी खुश नजर आए। क्रिस के साथ उनकी टीम के और सदस्य भी थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रॉक बैंड कोल्डप्ले के सदस्य भारत के दौरे पर हैं। रविवार को अहमदाबाद में कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट भी हुआ था और इसके बाद सोमवार को क्रिस मार्टिन अपनी पूरी टीम के साथ महाकुंभ पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी भी सनातन धर्म संसद में शामिल हुए और महाकुंभ में शानदार व्यवस्था की तारीफ की। हेमा मालिनी ने सनातन बोर्ड के मुद्दे पर क्या कहा, हमारे संवाददाता मनीष वर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हेमा जी क्या कहना चाहेंगी महाकुंभ को लेकर? महाकुंभ तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर आयोजित किया गया है। इतने करोड़ों लोग रोड में देखकर हैरान हो रही हूँ मैं भी कि, लेकिन बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी ने और उनका टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने गंगा स्नान किया? अभी तक कल ही मैं आई हूँ, कल परसों करेंगे। आप यहाँ आज धर्म संसद में आई हैं और यहाँ सनातन बोर्ड के लिए चर्चा की जा रही है सभी संत महात्माओं में, उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे इन्वाइट किया, मैं आई हूँ। वैसे ये सब लोग अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, तो सरकार जो करना वो करेगी। आपको लगता है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? सनातन की रक्षा होनी चाहिए। सनातन तो इज ए वे ऑफ लाइफ है। सनातन को कोई अलग कुछ चीज़ नहीं है। हम लोग हमेशा इसे जीवन शैली है ये, और इसके हिफाजत ज़रूर होना चाहिए। जैसे मंदिरों में और गौशाला में सब जो अटैक करता है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके प्रोटेक्शन देना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में धर्म और आध्यात्म की गंगा बह रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कल मौनी अमावस्या के स्नान को देखते हुए रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को महाकुंभ स्थल तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों और बसों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही हवाई यात्रा की सुविधा में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रयागराज एयरपोर्ट से रात्रि की उड़ानें भी शुरू की गई हैं। 106 वर्षों में पहली बार है जब एयरपोर्ट से दिन रात उड़ानें जारी हैं। जनवरी 2025 में 81 नई उड़ानें स्केड्यूल में जोड़ी गई। वर्तमान में प्रयागराज से एक माह में पूरे भारत से लगभग 80,000 सीटों के साथ 132 उड़ानें संचालित हो रही हैं। प्रयागराज को 17 शहरों से सीधा जोड़ा गया है, जो दिसंबर 2024 में 8 शहरों से था। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट ने एक सप्ताह में 30,172 यात्रियों को सेवा प्रदान की और प्रयागराज में एक दिन में 5,000 यात्रियों का आंकड़ा पहली बार पार किया गया। दिव्य और भव्य महाकुंभ को देखने और संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग प्रयागराज आ रहे हैं, जिस वजह से शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और राजमार्ग तीर्थ यात्रियों से भरे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। यूपी के देवरिया में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवती ने दूसरे धर्म के युवक पर धर्म परिवर्तन कराने और निकाह करने का आरोप लगाया। लाते थे और
युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी लड़का उनके एक रिश्तेदार का दोस्त है। नजदीकियां बढ़ने पर उसने अपनी पहचान छिपाते हुए खुद का नाम रिंटू सिंह ठाकुर बताया, जबकि उसका असली नाम बाजिम अली है। युवती ने आरोप लगाया कि बाजिम ने पहले उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई और फिर अपने भाइयों के साथ उसे अगवा कर लिया। इसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और निकाह कराया गया। युवती ने आरोपी बाजिम अली पर प्रतिबंधित मांस खिलाने की बात भी कही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आरोपी बाजिम शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में पश्चिम बंगाल में एक महिला से पूछताछ की है। पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की टीम नादिया पहुंची। मुंबई पुलिस पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तलाशी अभियान चलाकर महिला तक पहुंची। महिला का नाम खुकीमोनी जहांगीर शेख है। जांच में पता चला है कि शरीफुल द्वारा इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में महिला का बयान दर्ज किया है। अब तक की जांच में पुलिस को सैफ के मामले में महिला की भूमिका पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उसने गलत तरीके से सिम कार्ड मुहैया कराने में आरोपी की मदद की है तो पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ सकती है। अब तक महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मुंबई पुलिस ने उसे हिरासत में नहीं लिया है। वहीं सैफ पर हुए हमले के बाद उन्हें अस्पताल किसने पहुंचाया, इस पर भी नया ट्विस्ट सामने आया है। सैफ अली खान के एक करीबी सहयोगी के अनुसार हरी, जो कि परिवार का केयरटेकर है, उसने ही अभिनेता सैफ अली खान को ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचाया। पहले खबर आई कि अफसर जैदी सैफ को अस्पताल ले गए और MLC मेडिको लीगल रिपोर्ट बनवाई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैदी बाद में पहुंचे। सैफ पर हुए हमले में हर दिन बदल रही थ्योरी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। मैं साफ कहता हूँ और मीडिया को भी मेरा कहना है कि जो बातों की पुष्टि नहीं है, पुलिस ने जो बातें बताई नहीं है, जो बातें हुई नहीं है, उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कंफ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि इस मामले में पुलिस बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश कर रही है। करीब सारी चीज़ें पुलिस को मिल चुकी है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर सरकारी योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। आरोप है कि मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी नहीं दिए जा रहे। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 12वीं क्लास में 75% से ज्यादा प्रतिशत बनाने वाले छात्रों को सरकार मेधावी योजना के तहत 25,000 रुपए या लैपटॉप देती है, मगर 2023-24 के मेधावी छात्रों को अभी तक लैपटॉप नहीं मिला है। वहीं करीब 90,000 छात्रों को मेधावी योजना के तहत लैपटॉप मिलना है, मगर लैपटॉप की आस लगाए 1 साल बीत चुका है, अभी तक छात्रों को लैपटॉप नहीं मिला है। अब छात्र अपनी मेहनत का हक पाने के लिए कभी कलेक्टर कार्यालय तो कभी मंत्री के बंगले का चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की मांग है कि सरकार अपना वादा पूरा करे। रिजल्ट डिक्लेयर हुए लगभग 9 महीना हो चुका है, पर अभी तक जो करंट के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर मोहन यादव जी, उनका कोई भी इस चीज के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि उनके विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हर मेधावी छात्रों की मदद के लिए आगे आएगा। हम सब मिलके अपनी अपनी विधानसभा में जो मेधावी छात्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूटी और लैपटॉप नहीं दे पा रही है, हम सांकेतिक रूप से एक सरकार को जगाने के लिए कि सरकार उस योजना को वापस से चालू करे, सबको मिले। दरअसल मेधावी छात्रों की मदद का ऐलान बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस योजना के बारे में जानकारी भी नहीं है। 2008-9 में मैंने तय किया कि जो बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आएंगे, 75% नंबर लाएंगे, उनको मामा लैपटॉप के लिए पैसे देगा। इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू होगी, हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है। भारत चीन के बीच खराब रिश्ते की धुन धीरे धीरे छटने लगी है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि ये 2 बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 दिन की बैठक के बाद दिए गए। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। इसकी वजह दोनों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी।
भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में 5 साल बाद कजान में मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद से पिछले 3 महीने में चीन भारत सीमा के विवादित इलाके डेमचोक और देपसांग से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और फ्लाइट सर्विस शुरू करने के फैसले हुए हैं। और देखिए एक अहम खबर आपको बताएं, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। पीएम ने ट्रंप को ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए बधाई दी है। ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को क्वाड समिट का भी न्योता दिया है। तो ये काफी अहम बातचीत है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी साथ। मनीष, काफी ज्यादा गर्मजोशी के साथ ये बातचीत हुई है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल शाम में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो फोन पर बातचीत हुई थी, जो कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बात हुई थी, उसकी बहुत सारी डिटेल सामने आ रही है। और उसके तहत ये पता चला है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है, व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द दोनों नेताओं को मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है कि क्वाड सम्मेलन जब भारत करेगा तो उसमें अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप आए। और इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच में जो इजराइल का और मिडिल ईस्ट का संकट है उसको लेकर चर्चा हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई है, यूरोप की तमाम पॉलिसियों को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही साथ कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत किया जाए और खास करके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की चुनौतियों का कैसे भारत और अमेरिका मिलकर सामना कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले क्वाड की मीटिंग की थी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करके ये कहा है कि भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक संबंध हैं उसको ऊंचाइयों तक ले जाना है, उसमें दोनों नेता मिलकर काम करेंगे। ये डिटेल व्हाइट हाउस की तरफ से जारी की गई है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनीष।